Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the life cycle of HIV. आज के इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम HIV का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV जो है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहलाता है जो हमारी बॉडी में एड्स कॉज करता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें HIV की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद कोई भी डिज़ीज़ हमारी बॉडी को जो ईज़िली डैमेज कर सकती है। सो एड्स जो है वो HIV के रिज़ल्ट में जो कॉज होती है। इट्स प्राइमरी होस्ट आर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है एड्स की डिज़ीज़ में, इट इज़ बिकॉज कि जो HIV वायरस है, HIV हमारे इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिनको हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इन सेल्स को यूज़ करता है अपनी जो है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रोपेगेशन के लिए। सो जब जो है वो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं HIV की वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है। उसके बाद कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो ईज़िली जो है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है और कोई भी डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। सो इस लेक्चर में हम HIV का लाइफ साइकिल जो है वो स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि HIV की जो लाइफ साइकिल है इसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं और फिर हम उनके जो इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके रिलेटेड उसको हम जो डिस्कस करेंगे। HIV जो है ये HIV का एक मैच्योर HIV का जो है वो स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो वो डिस्कस किया था कि HIV जो है उसमें बाहर की तरफ एक जो है वो इन्वेलप होती है जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव होती है। उसके बाद अंदर की तरफ जो है वो उसका जो कैप्सिड है और कैप्सिड के साथ एसोसिएटेड ये स्पाइक्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, और इन स्पाइक्स की टॉप के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP120 जो है वो हैं, ये बेसिकली जो है वो अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन GP120 हैं ये इन CD4 रिसेप्टर साइट के साथ जो है वो अटैच होते हैं और ये CD4 रिसेप्टर साइट इस पूरे सेल के अराउंड जो है वो मौजूद होती हैं और इन्हीं CD4 रिसेप्टर साइट की वजह से HIV जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर होता है और उनको जो है वो अटैक कर सकता है। अगर किसी सेल की सरफेस के ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट मौजूद नहीं होगी तो वायरस बेशक उस सेल की सरफेस के साथ जो है वो क्लोज भी हो जाए, वो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकेगा और उन सेल्स को डैमेज नहीं कर सकेगा। सो ये जो CD4 रिसेप्टर साइट्स हैं ये टी लिम्फोसाइट्स को वल्नरेबल बनाती हैं HIV के लिए और इन्हीं की वजह से जो है वो HIV इन सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। सो जो पहला स्टेप है स्टेप 1, इसमें CD4 रिसेप्टर साइट और जो GP120 है इनके दरमियान जो है वो एक इंट्रैक्शन डेवलप होता है और उसके रिज़ल्ट में ये जो HIV है ये टी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है। इस पहले स्टेप को हम अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें ये जो HIV वायरस है ये फ्यूज़ हो जाता है टी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सो वंस ये फ्यूज़ हो जाता है सेकंड स्टेप में तो इसके बाद इसका जो कैप्सिड है ये अंदर एंटर हो जाता है जो है वो टी लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर और इस एंट्री के बाद इसकी अनकोटिंग होती है। ये जो कैप्सिड के जो है वो प्रोटीन्स हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ये जो अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है ये रिलीज़ हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। HIV के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये RNA जीनोम से वापस DNA डेवलप करता है। बेसिकली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट है। ट्रांसक्रिप्शन में तो एक DNA जो है फ्रेगमेंट उससे जो है वो RNA बनता है, लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसमें RNA से वापस जो है वो DNA बनता है और यूं जो DNA बनता है उसको हम cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। सो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप में RNA से वापस जो है वो cDNA बनता है तो यूं एक RNA cDNA हाइब्रिड डेवलप हो जाता है इस स्टेप के अंदर।
इसके बाद ये जो RNA cDNA हाइब्रिड है, ये जो है वो डिटैच होता है और इसमें से DNA सेपरेट हो जाता है, जबकि जो RNA जीनोम था ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसे एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं जो कि इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA डेवलप हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में ये सिंगल स्ट्रैंडेड से जो है वो इस डबल स्ट्रैंडेड DNA या DS DNA जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है ये फिर इस काबिल हो जाता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाए। ये जो है वो टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने के बाद ये जो टी लिम्फोसाइट का DNA था इसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे ये जो सेंटर में जो है वो वायरल DNA है ये अब इस टी लिम्फोसाइट के DNA के साथ अटैच हो गया है या इंटीग्रेट हो गया है और इस अटैचमेंट के रिज़ल्ट में ये जो वायरल DNA है जो कि अब अटैच हुआ है तो इसको हम कहते हैं प्रोवायरस। सो ये प्रोवायरस जो है वो डेवलप हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होती है और ये जो प्रोवायरस है इसके जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब होते हैं दो तरह के जो है वो दो तरह के RNA के अंदर, एक जिसको हम मैसेंजर RNA कहते हैं या mRNA कहते हैं जो कि फर्दर आगे जो है वो जाके उसकी ट्रांसलेशन होती है, उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और उसके रिजल्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। जबकि दूसरा जो RNA है उसको हम जीनोमिक RNA कहते हैं। ये बेसिकली जीनोमिक RNA ये वाला RNA है जो कि एज ए जीनोम वायरसेस के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती और ये यहाँ से ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और जब नए वायरसेस असेंबल होते हैं तो ये RNA उनके अंदर जीनोम की फॉर्म में जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो जो मैसेंजर RNA डेवलप हुआ था ये यहाँ से ट्रैवल करके साइटोप्लाज्म में आता है और जो सेल के राइबोसोम्स हैं टी लिम्फोसाइट के वो इस RNA को यूटिलाइज करके तो इससे कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन लार्ज साइज होते हैं और प्रोवायरस के कुछ जीन्स जो है प्रोटीएज एंजाइम्स इनकोड करते हैं जो इन लार्ज साइज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके रिजल्ट में स्मॉल साइज प्रोटीन्स जो है वो डेवलप होते हैं जो वायरस के कैप्सिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो है वो असेंबली होती है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ये जीनोमिक RNA है ये असेंबल होते हैं और इस असेंबली के रिजल्ट में बहुत सारे नए HIV वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में ये जो HIV हैं ये वायरसेस जिनकी अराउंड अभी इन्वेलप जो है वो मौजूद नहीं है ये यहाँ से बाहर की तरफ जो है बर्ड ऑफ होते हैं। जिस तरह से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए कुछ मटेरियल जो है वो सेल से बाहर डिस्चार्ज होते हैं, इसी तरह से ये जो न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस हैं ये जब सेल से बाहर जो है वो रिलीज़ होते हैं तो इस टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट इनके अराउंड रैप हो जाता है और उसके रिजल्ट में इस तरह से मैच्योर HIV वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इनके बाहर ये जो कैप्सिड है ये बेसिकली इस टी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो डिराइव होती है। यूँ जब बहुत सारे HIV जो है वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, अल्टीमेटली सेल जो है वो बस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और यूँ बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स जब ब्रेक होते हैं तो इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है क्योंकि इम्यून सिस्टम का ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये टी लिम्फोसाइट्स। अब हम देखते हैं कि जो है वो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं। इन स्टेप्स में सबसे जो पहला स्टेप था जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन। अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन जो है इट इज़ थ्रू GP120। ये जो GP120 हैं जो कि वायरस की स्पाइक्स के ऊपर ये जो मौजूद हैं ये GP120 CD4 रिसेप्टर साइट्स के साथ जब अटैच होते हैं तो यूँ अटैचमेंट होती है या एड्जॉर्प्शन होती है और ये फर्स्ट स्टेप था जो है वो HIV के लाइफ साइकिल में। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज़ कॉल्ड एंट्री और अनकोटिंग। ये जो एंट्री एंड अनकोटिंग, एंट्री जो है इसमें क्या होता है कि ये जो HIV वायरस है ये जो है वो इसका कैप्सिड फ्यूज़ हो जाता है होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इस फ्यूजन के रिज़ल्ट में जो कैप्सिड है ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है। इस तरह से जो है वो एंट्री होती है और एंट्री के बाद ये जो कैप्सिड के प्रोटीन्स हैं जिनको हम यूनिट्स हैं जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं तो इस कैप्सिड में से जो जीनोम है वो रिलीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं अनकोटिंग। एंट्री और अनकोटिंग में पहले फ्यूजन होती है वायरल इन्वेलप की विद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एंट्री ऑफ कैप्सिड बाय एंडोसाइटोसिस।
जिस तरह से कोई सेल एंडोसाइटोसिस के ज़रिए फूड मटेरियल्स को जो है वो इंगल्फ करता है, सेम ऐसे ही जो कैप्सिड है इसको भी ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल टेकअप कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है, और फिर उसके बाद अनकोटिंग होती है और कैप्सिड जो है वो ब्रेक होता है और उसमें से जो वायरल आरएनए है वो रिलीज़ हो जाता है। सो इसको हम कहते हैं अनकोटिंग। तो ये सेकेंड स्टेप है। ये जो साथ 1 2 3 4 5 6 ये जो सर्कल में लिखा हुआ है ये बेसिकली स्टेप्स हैं। ये स्टेप 1 है अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन, ये इधर भी उसी तरह से जो उसी सीक्वेंस में मौजूद हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है दैट इज़ एंट्री एंड अनकोटिंग। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दिस इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA फ्रॉम RNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये स्टेप होता है और इसमें जो आरएनए जीनोम था उसको यूज़ करते हुए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज होता है इस स्टेप के अंदर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ वायरल आरएनए। जो वायरल आरएनए है ये यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है, इसको जो है वो कुछ राइबोन्यूक्लियेसिस जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है दैट इज सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ था ये फिर जो है वो रेप्लिकेट होता है और इसके रिजल्ट में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट डीएनए। जो वायरल डीएनए बना था डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए फिर एंटर हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जो टी लिम्फोसाइट है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और ये उसके जो है वो डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट में जो वायरस का जो डीएनए है इसको हम जो है वो प्रो वायरस कहते हैं। सो नेक्स्ट इज दी प्रो वायरस फॉर्मेशन। द इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए इज नाउ कॉल्ड प्रो वायरस। नेक्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ जीनोमिक आरएनए। नेक्स्ट जो है वो जो प्रो वायरस है उसके जीन्स अपने आप को जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं और एक तो जीनोमिक आरएनए सिंथेसाइज होता है ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में, जबकि दूसरा जो है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए सिंथेसाइज होता है और ये मैसेंजर आरएनए फिर आगे जाके तो ट्रांसलेशन के ज़रिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। सो ये दोनों आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं ये फिर जो है वो न्यूक्लियस से रिलीज़ होकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है दैट अंडरगोज ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन के रिजल्ट में देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं जो कि लार्ज साइज होते हैं और ये लार्ज साइज स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है इनको कुछ प्रोटीएजेस जो है वो स्मॉलर प्रोटीन्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ब्रेक करके, और वो जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं उनको बेसिकली कुछ प्रोटीएजेस हैं जो कि इसी प्रो वायरस से ही जो है वो इनकोड होते हैं, वो जो है वो ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो 11th स्टेप है दैट इज़ असेंबली ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। ट्रांसलेशन भी हो गई, उसके बाद ये जो जीनोमिक आरएनए था ये भी जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप इज़ दी असेंबली। ये जो नए वायरसेस जो यहाँ पे असेंबल होते हैं और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ रिलीज़ ऑफ न्यू वायरसेस। इसमें जो है वो नए वायरसेस बर्ड ऑफ हो जाते हैं जो है वो टी लिम्फोसाइट की सरफेस से और यूँ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अराउंड रैप हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेलप, और इस तरह से HIV अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सो यूँ इस लाइफ साइकिल के रिजल्ट में एक HIV जो है वो हंड्रेड्स ऑफ न्यू HIV प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली जब ये टी लिम्फोसाइट जो है वो बस्ट होता है तो ये जो हंड्रेड्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ HIV हैं, ये फिर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो रिलीज़ होते हैं और नए टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते हैं और इस तरह से आफ्टर सम टाइम जो टी लिम्फोसाइट्स उनकी तादाद बॉडी के अंदर इतनी कम हो जाती है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो जाता है और यूँ कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकता है।